हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 6 की स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है देन लेट नॉट विंटर्स रैग्ड हैंड डिफेस। फर्स्ट स्टेप में पहले रीडिंग करते हैं। देन लेट नॉट विंटर्स रैग्ड हैंड डिफेस इन दी दाई समर एर दाउ बी डिस्टिल्ड मेक स्वीट सम वाइल ट्रेजर दाउ सम प्लेस विद ब्यूटीज ट्रेजर एर इट बी सेल्फ किल्ड। नेक्स्ट क्वार्टर नंबर 2, that use is not forbidden usury, which happies those that pay the willing loan. That's for thyself to breed another thee, or 10 times happier, be it 10 for 1. Third quatrain, 10 times thyself were happier than thou art, if 10 of thine 10 times refigured thee. Then what could death do it if thou shouldst depart, leaving thee living in posterity? Next two-line couplet. Be not self-willed, for thou art much too fair to be death's conquest and make worms thine heir. चलिए दोस्तों, क्वार्टरन बाय क्वार्टरन एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट क्वार्टरन ये है। द फर्स्ट क्वार्टरन वार्न्स अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम एंड अर्जेस द यंग मैन टू प्रिजर्व हिज ब्यूटी। दोस्तों, सोनेट का फर्स्ट क्वार्टरन डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम यानी समय की विनाशकारी शक्ति के प्रति चेतावनी देता है कि किस तरह से समय युवा अवस्था और सुंदरता दोनों को नष्ट कर देता है। इसलिए यंग मैन फेयर यूथ से अपनी सुंदरता को संरक्षित रखने का आग्रह किया जाता है। द मेटाफर ऑफ विंटर्स रैग्ड हैंड emphasizes the destructive power of time, particularly in relation to the summer of youth and beauty. दोस्तों, क्वार्टरन की फर्स्ट लाइन में विंटर्स रैग्ड हैंड में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जो समय की विनाशकारी शक्ति पर जोर डालता है, खासकर युवा अवस्था और सुंदरता को समर सीजन के संदर्भ में, कि किस तरह से जिस तरह से समर सीजन के बाद विंटर सीजन आती है, समय परिवर्तन होता है, और ऐसे ही युवा अवस्था और सुंदरता दोनों नष्ट होने के बाद वृद्धावस्था आ जाती है। द फ्रेज एर दाउ बी डिस्टिल्ड सजेस्ट्स दैट यूथ एंड ब्यूटी आर फ्लीटिंग। दोस्तों, क्वार्टरन का जो फ्रेज एर दाउ बी डिस्टिल्ड है, वो सजेस्ट करता है कि युवा अवस्था और सुंदरता दोनों फ्लीटिंग हैं, यानी क्षणिक हैं, इफिमरल हैं या नष्ट होने वाली हैं, एंड मस्ट बी कैप्चर्ड एंड प्रिजर्व्ड बिफोर दे आर लॉस्ट, और इनको नष्ट होने से पहले ही होल्ड करके यानी संरक्षित करके रखा जाना अति आवश्यक है। द वर्ब डिस्टिल्ड is also associated with the idea of transformation and purification. दोस्तों, क्वार्टरन में यूज की गई वर्ब डिस्टिल्ड, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्यूरिफिकेशन यानी परिवर्तन और परिष्कृत यानी शुद्धिकरण की विचारधारा को एक्सप्रेस करती है। इट सजेस्ट्स दैट प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग यूथ एंड ब्यूटी इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट आल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इवन अल्केमिकल, जो कि सजेस्ट करती है कि युवा अवस्था और सुंदरता को संरक्षित रखने की विधि केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन और सिद्धांत भी है। द सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ द क्वार्टरन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग ब्यूटी थ्रू आर्ट। जो क्वार्टरन की सेकेंड और थर्ड लाइन है, वो युवा अवस्था को संरक्षित रखने की विधि कला के द्वारा बताती है। द यूज ऑफ वर्ड वाइल suggests that beauty can be captured like perfume और essence। दोस्तों, क्वार्टरन में जो वर्ड वाइल यूज़ किया गया है, वो सजेस्ट करता है कि सुंदरता को परफ्यूम या सार की तरह संरक्षित या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, एंड दैट द सब्जेक्ट हैज़ द पावर टू डू सो, और यंग मैन ऐसा करने की शक्ति रखता है। द फ्रेज ब्यूटी इज ट्रेजर फर्दर एम्फसाइजेज द वैल्यू एंड प्रेशसनेस ऑफ यूथ एंड ब्यूटी। दोस्तों, क्वार्टरन का फ्रेज ब्यूटी ट्रेजर युवा अवस्था और सुंदरता के मूल्य पर अत्यधिक फोकस करता है और उसको खजाने या संपत्ति की तरह बताता है, और आगे के लिए संरक्षित रखना कितना आवश्यक है इस पर जोर डालता है। ओवरऑल, द फर्स्ट क्वार्टरन सेट अप द थीम ऑफ द सोनेट, द ट्रांजिएंस ऑफ यूथ एंड ब्यूटी एंड द अर्जेंट नीड टू कैप्चर एंड प्रिजर्व देम फॉर दे आर लॉस्ट फॉर एवर। आता है दोस्तों, सोनेट का क्वार्टरन फर्स्ट युवा अवस्था और सुंदरता को नष्ट होने वाली और नष्ट होने से पहले इनको आगे के लिए या हमेशा के लिए संरक्षित रखने की अर्जेंट रिक्वायरमेंट की थीम को सेटअप करता है।
आइए दोस्तों अब एनालिसिस करते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 की। द क्वाड्रेंट बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ यूजरी और लेंडिंग मनी एट एन एक्सोर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों क्वाड्रेंट सेकेंड यूजरी या अत्यधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने वाले धन की विचारधारा के साथ स्टार्ट होता है। However, sonnet 6 subverts the concept of time's destructive power by suggesting beauty and youth can be used to create a child, an act of allowed usury। हालांकि सोनेट 6 डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम यानी समय की विनाशकारी शक्ति को नकारता है या नष्ट करता है और सजेस्ट करता है कि युवा अवस्था और सुंदरता को संरक्षित रखने के लिए संतानों को पैदा किया जा सकता है और इसको आगे पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है, जो कि अलाउड एक्ट ऑफ यूजरी को फॉलो करता है। द फ्रेज विच हैप्पीज दोज दैट पे द विलिंग लोन सजेस्ट्स दैट हैविंग अ चाइल्ड इज ए जॉयफुल एंड रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों क्वाड्रेंट का फ्रेज विच हैप्पीज दोज दैट पे द विलिंग लोन सजेस्ट करता है कि संतानों यानी बच्चों को रखना कितना जॉयफुल और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। द सब्जेक्ट शुड व्यू देयर ब्यूटी एंड यूथ एज अ गिफ्ट टू बी शेयर्ड विद अदर्स। और फ्रेज ये भी सजेस्ट करता है कि यंग मैन को अपनी सुंदरता और युवा अवस्था दूसरों के साथ शेयर करने वाले एक गिफ्ट के रूप में एक्सपोज करना चाहिए। द लाइन दैट्स फॉर दाई सेल्फ टू ब्रीड अनदर दी इम्प्लाइज दैट प्रोक्रिएशन एक्सटेंड्स वंस। दोस्तों क्वाड्रेंट की लाइन दैट्स फॉर दाई सेल्फ टू ब्रीड अनदर दी सजेस्ट करती है कि प्रोक्रिएशन की प्रोसेस किसी व्यक्ति का विस्तार करती है या उसको पूर्ण बनाती है। द फाइनल लाइन और 10 times happier be it 10 for 1 emphasizes the exponential joy and happiness that can come from creating a new life। दोस्तों क्वाड्रेंट की फाइनल लाइन सजेस्ट करती है कि संतानों को पैदा करने से या नया जीवन धरती पर लाने से अत्यधिक खुशी, प्रसन्नता या जॉय को भी पैदा किया जा सकता है। The use of number 10 suggests that the reward of procreation are vast and immeasurable। और क्वाड्रेंट की फाइनल लाइन में यूज किया गया नंबर 10 सजेस्ट करता है कि प्रोक्रिएशन यानी रिप्रोडक्शन या संतानें पैदा करने का रिवार्ड अत्यंत विशाल और अतुलनीय है। ओवरऑल द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफर्स अ काउंटर पॉइंट ऑफ द थीम ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अतः क्वाड्रेंट सेकेंड भी क्वाड्रेंट फर्स्ट की थीम को आगे बढ़ाता है। इट इम्प्लाइज दैट वन कैन ट्रांसेंड यूथ एंड ब्यूटीज फ्लीटिंग नेचर बाय क्रिएटिंग न्यू लाइफ। कंट्रास्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द क्वाड्रेंट आल्सो इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ लीगेसी एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ वंस ओन सेल्फ थ्रू ऑफस्प्रिंग। और दोस्तों क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट के विपरीत इस विचारधारा को प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति अपने स्वयं का अस्तित्व एवं अपनी विरासत अपनी संतानों के थ्रू आगे बढ़ा सकता है या उसकी निरंतरता को बनाए रख सकता है। अब दोस्तों आइए एनालिसिस करते हैं क्वाड्रेंट थर्ड की। द क्वाड्रेंट प्रपोजेज द सब्जेक्ट कुड बी 10 times हैप्पियर बाय प्रोड्यूसिंग 10 ऑफरिंग्स ईच ऑफ हुम रिप्रोड्यूस्ड 10 times। दोस्तों क्वाड्रेंट थर्ड 10 संतानें पैदा करके जीवन में 10 बार खुशी लाने वाले विषय का प्रस्ताव देता है। द फ्रेज रिफिगर्ड दी सजेस्ट्स दैट the subject's legacy would be multiplied and extended beyond their individual self। दोस्तों फ्रेज रिफिगर्ड दी सजेस्ट करता है कि व्यक्ति की विरासत अपने स्वयं के अस्तित्व से परे अधिक बढ़नी चाहिए और उसका विस्तार होना चाहिए। The next two lines pose a rhetorical question। It implies that would be powerless against the subject's legacy, which would continue to live on through their offspring। दोस्तों आगे की 2 लाइनें एक रेटोरिकल क्वेश्चन पुटअप करती हैं और इस विचारधारा को प्रस्तुत करती हैं कि व्यक्ति की पैतृकता के अगेंस्ट मृत्यु भी पावरलेस हो जाएगी अगर इस पैतृकता के जीवन को अपनी संतानों के द्वारा आगे बढ़ाया जाए या इसे निरंतर बनाए रखा जाए तो। द यूज ऑफ वर्ड पोस्टेरिटी एम्फसाइजेज द आइडिया ऑफ लीगेसी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ वंस ओन सेल्फ बियॉन्ड डेथ। दोस्तों पोस्टेरिटी वर्ड का प्रयोग मृत्यु से परे व्यक्ति के अपने स्वयं के अस्तित्व एवं उसकी विरासत की निरंतरता पर जोर डालता है। द क्वाड्रेंट एम्प्लाइज दैट प्रोक्रिएशन ट्रायम्फ्स ओवर द डेथ्स इनएविटेबिलिटी सजेस्टिंग इट एक्सटेंड्स वंस लाइफ एंड लीगेसी बियॉन्ड द सेल्फ। ये क्वाड्रेंट इस विचारधारा को प्रस्तुत करता है कि प्रोक्रिएशन प्रोसेस के द्वारा
मृत्यु के अस्तित्व पर विजय पाई जा सकती है। और ये सजेस्ट करता है कि किसी व्यक्ति के स्वयं के अस्तित्व से परे उसके जीवन को और उसकी विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अब टू लाइन क्वाड्रेंट की एनालिसिस करते हैं। द कपलेट ऑफर्स अ कंक्लूडिंग थॉट to the sonnet's previous arguments. It suggests that the subject should heed the previous quatrain's advice to preserve beauty and extend legacy through procreation rather than being stubborn. दोस्तों, टू लाइन कपलेट जो है ये सोनेट के जो प्रीवियस आर्गूमेंट्स हैं उन पर एक कंक्लूडिंग थॉट देता है और ये सजेस्ट करता है कि यंग मैन को पहले के क्वार्टरेंस में जो सलाहें दी गई हैं उनको मानना चाहिए और उसको सख्त होने की बजाय प्रोक्रिएशन प्रोसेस के थ्रू अपनी सुंदरता को और अपनी पैतृकता को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको संरक्षित रखना चाहिए। द फ्रेज मस्ट डू फेयर हाईलाइट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स ब्यूटी टू डिके एंड मॉर्टेलिटी। द फ्रेज मस्ट डू फेयर यंग मैन की सुंदरता का पतन होना या नष्ट होने की अतिसंवेदनशीलता पर फोकस करता है। वर्म्स वाइडली कंज्यूम द सब्जेक्ट्स फिजिकल बॉडी आफ्टर डेथ, और फोकस करता है कि व्यक्ति के सुंदर शरीर को मृत्यु के बाद सिर्फ वर्म्स खा जाते हैं और उसका कोई यूज नहीं रह जाता है। इट रेनफोर्सेस द आइडिया दैट प्रिजर्विंग वंस ब्यूटी एंड क्रिएटिंग अ लास्टिंग लीगेसी थ्रू ऑफ स्प्रिंग इज अ वे ऑफ ट्रायम्फिंग ओवर इनएविटेबिलिटी ऑफ डिके एंड मॉर्टेलिटी। और एक बार फिर यंग मैन को अपनी संतानें पैदा करके अपनी सुंदरता और विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाकर संरक्षित रखने की विचारधारा पर बल दिया गया है और ये सजेस्ट किया गया है कि ये एकमात्र तरीका है जिससे इस सुंदरता और युवावस्था के पतन और नश्वरता पर विजय पाई जा सकती है। ओवरऑल द कपलेट ऑफर्स अ फाइनल प्ली टू द सब्जेक्ट टू नॉट लेट देयर ब्यूटी एंड यूथ टू गो वेस्ट। और अंततः कपलेट यंग मैन के लिए एक फाइनल प्ली प्रस्तुत करता है कि उनको अपनी युवावस्था और सुंदरता यूं ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि इसको प्रोक्रिएशन के द्वारा यानी अपनी संतानें पैदा करके इसको अपनी पीढ़ियों में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। द कपलेट आल्सो सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग अ लास्टिंग लीगेसी बियॉन्ड वंस ओन फिजिकल बॉडी। अतः कपलेट के द्वारा यंग माइंड को एक बार फिर युवावस्था और सुंदरता यानी फिजिकल बॉडी के नश्वर होने की याद दिलाई जाती है और इसको नष्ट होने से पहले ही प्रोक्रिएशन प्रोसेस के द्वारा स्थायी बनाकर रखने की विचारधारा के लिए सजेस्ट किया जाता है। दोस्तों, आइए देखते हैं सोनेट नंबर 6 में शेक्सपियर के द्वारा अप्लाई की गई पोएटिक डिवाइसेस। मेटाफर, विंटर्स रैग्ड हैंड इज अ मेटाफर फॉर टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर एम्फेसाइजिंग इट्स एबिलिटी टू इरोड यूथ एंड ब्यूटी। दोस्तों, सोनेट के फर्स्ट क्वार्टरन की फर्स्ट लाइन में विंटर्स रैग्ड हैंड में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए किया गया है, जो इस बात पर जोर डालता है कि समय युवावस्था और सुंदरता दोनों को नष्ट रखने की एबिलिटी रखता है। पर्सोनिफिकेशन, विंटर्स हैंड इज पर्सनिफाइड एज इफ इट हैज़ द एजेंसी टू डिफेस एंड डिस्ट्रॉय। विंटर्स हैंड को पर्सनिफाइड किया गया है कि यह युवावस्था और सुंदरता को डिफेस और डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ आर इन विंटर्स रैग्ड हैंड creates a biting effect that emphasizes winter's harshness. Repetition, the phrase "then let not" is repeated at the beginning of the second and third quatrain, emphasizing the speaker's argument and urging the subject to take action. Imagery, sonnet 6 uses vivid nature imagery to convey time's effect on youth and beauty through bare, ruined course, death's second self एंड इटर्नल लाइन्स। दोस्तों, आइए देखते हैं सोनेट नंबर 6 में शेक्सपियर के द्वारा कौन कौन सी थीम्स यूज़ की गई हैं। फर्स्ट, द पासेज ऑफ टाइम एंड मॉर्टेलिटी। द सोनेट अंडरस्कोर्स द नोशन दैट ब्यूटी एंड यूथ आर ट्रांजिएंट एंड विल इनेविटेबली सकम टू द इफेक्ट ऑफ एजिंग एंड मॉर्टेलिटी। पासेज ऑफ टाइम एंड मॉर्टेलिटी इस थीम को यूज़ किया गया है जिसके अंतर्गत इस विचारधारा को व्यक्त किया गया है कि युवावस्था और सुंदरता दोनों समय गुजरने के साथ अथवा उम्र के प्रभाव के साथ नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, प्रोक्रिएशन एंड लेगेसी। द सोनेट अर्जेस दैट प्रोक्रिएशन इज अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग वंस ओन लाइफ एंड क्रिएटिंग अ लास्टिंग लेगेसी बियॉन्ड वंस ओन फिजिकल बॉडी।
प्रोक्रिएशन एंड लेगेसी थीम का यूज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रोक्रिएशन को एक तरीका बताया गया है जिसके द्वारा अपने जीवन को विस्तार दिया जा सकता है और अपनी विरासत को स्थायी बनाया जा सकता है शरीर से परे रहकर। नेक्स्ट, डिफाइंस अगेंस्ट डेथ। द सोनेट सजेस्ट्स दैट बाय प्रिजर्विंग वंस ब्यूटी एंड क्रिएटिंग अ लीगेसी थ्रू ऑफस्प्रिंग one can triumph over the inevitability of decay and mortality. Defiance against death means challenge against death. इसमें भी वही बताया गया है कि हम प्रोक्रिएशन प्रोसेस के द्वारा ब्यूटी और यूथ को प्रिजर्व कर सकते हैं और मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ सेल्फलेसनेस थीम का यूज़ किया गया है। द सोनेट सजेस्ट्स दैट बाय बीइंग सेल्फलेस एंड शेयरिंग वंस ब्यूटी एंड लेगेसी with others, one can create greater happiness and fulfillment. दोस्तों, इस थीम के अंतर्गत सेल्फलेसनेस की वैल्यू पर फोकस किया गया है और सजेस्ट किया गया है कि कोई मैन अगर सेल्फलेस रहकर अपनी युवा अवस्था और सुंदरता को दूसरों के साथ शेयर करता है तो वह दूसरों को खुश रख सकता है और उनको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। द पावर ऑफ लैंग्वेज एंड पोएट्री। The sonnet itself is an example of power of language and poetry to capture and convey complex ideas and emotions. The sonnet uses poetic language and imagery to create a vivid and persuasive argument in favor of procreation and legacy. दोस्तों, सोनेट में पावर ऑफ लैंग्वेज एंड पोएट्री थीम का यूज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और इमोशंस का यूज़ किया गया है। और दोस्तों, आइए देखते हैं सोनेट नंबर 6 का मीटर। व्हाट इज़ द मीटर ऑफ सोनेट 6? Paired with sonnet 5th, this sonnet continues in the strong iambic vein common to most of Shakespeare's sonnets. There, however, are always variations in certain lines. Trochees stress on the first syllable in the foot, and spondees double stress that bring subtle changes in emphasis for the reader. All lines are classic iambic pentameter except for lines 1, 12 and 13. Means सभी लाइन्स क्लासिक iambic पेंटामीटर्स में हैं, लाइन 1, 12 एंड 13 को छोड़कर। लाइन फर्स्ट स्टार्ट्स ऑफ विद स्पॉन्डी डबल स्ट्रेस। लाइन 12 हैज़ 2 trochees, the first foot and fourth. Line 13, as with the first line, begins with a spondee, a reinforcing foot. दोस्तों, आइए देखते हैं सोनेट नंबर 6 का स्ट्रक्चर क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर सोनेट 6 इज एज फॉलोज। 14 lines in total, which is typical of a Shakespearean sonnet, written in iambic pentameter, with each line consisting of 10 syllables. It follows a pattern of unstressed syllable followed by a stressed syllable. Rhyme scheme. Line 1 to 4, ABAB. Line 5th to 8, CDCD. Line 9 to 12, EFEF. Line 13-14, ZG. Divided into 3 quatrains, 4-line stanzas, and a final couplet, 2-line stanza. Sonnet 6 uses nature imagery to show time's destructive power on youth and beauty, explored through a metaphysical argument in quatrains. The couplet in Sonnet 6 urges the subject to have children as a way of defying time's destructive force. दोस्तों, ये था विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 6, जिसकी हमने कंप्लीट एनालिसिस की। अगर इससे पहले के सोनेट नंबर 1 एंड सोनेट नंबर 5 की स्टडी करना चाहते हैं तो पहले के वीडियो देख सकते हैं। अदर सोनेट्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स की स्टडी करने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।